नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिज़िक्स की क्लासें चल रही हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। शॉर्ट में है वीडियो, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है लास्ट वीडियो का रिकैप। मतलब लास्ट में हमने ये पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। इससे आगे जो रिलेटेड है वो देखते हैं। इससे आगे देखिए दोस्तों, वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन हम कल पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखा के गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर नॉर्मली ना पूछा जाए तो एमसीक्यू के रूप में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले मैंने बताया था, मतलब देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई, ये बात ध्यान रखना है, जो वैद्युत बल रेखा होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यानी यहाँ से ये पता चलेगा जो वैद्युत बल रेखा होती हैं वो प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ से दो वैद्युत बल रेखा गुजर रही हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है ऐसा होना। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे और देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, तथा दूर दूर होना जो होगा वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जो वैद्युत बल रेखा होती हैं वो किसी भी पृष्ठ में लंबवत प्रवेश करती हैं। ये यानी लंबवत प्रवेश करेंगी और लंबवत ही ये बाहर निकलती हैं। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत बल रेखा किसी भी पृष्ठ में जो होंगी वो 90 डिग्री यानी लंबवत प्रवेश करेंगी और लंबवत ही इसके बाहर निकलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो तीव्रता होती है उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल। देखिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी प्लस आवेश हम रखेंगे या धन परीक्षण आवेश मान लीजिए। अच्छा, ये जो परीक्षण आवेश होता है ये कूलाम के थर्ड नियम का पालन नहीं करता है। अच्छा दोस्तों, आपको याद रखना है, जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। थर्ड नियम का मतलब है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा। तो ये परीक्षण आवेश जो होता है ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ये विपरीत दिशा में बल नहीं लगाएगा। अच्छा, जब इसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सारे आवेश इस पर कूलाम के नियम अनुसार बल लगाएंगे तो सारा बल इस पर लगेगा। ये वो न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता नहीं है, तो इस पर लगने वाला बल और इसके मान की निष्पत्ति जो होगी उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद ये याद रखना है कि इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन पर कूलाम होगा, ये भी याद रखना है। और भी मात्रक आएंगे, वो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होंगे। अच्छा, इसका जो विमेय सूत्र होता है वो होता है mL/T-3 और A-1। तो ये विमेय सूत्र कुछ ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो ये उनमें से एक है जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है इसका विमेय सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, mL/T-3 और A-1। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद देखना है दोस्तों कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पूछा जाए। अगर यहाँ से आती है तो ये एक ही नंबर में आएगी, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगी, फिर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल के, और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अच्छा, इससे हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से यहाँ बल लगेगा, देखिए F बराबर 1/4πε0 के, और ये Q1 Q2 की जगह यहाँ Q और इंटू Q0 आएगा अपॉन R², ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन देखिए,
ये वाली लाइन। इसके बाद इस Q0 को हम F के बटे में ले जाएंगे, F अपॉन Q0 इक्वल टू 1/4πε0 के और इंटू Q/r²। अब क्योंकि F अपॉन Q0 जो होता है E के बराबर होता है और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसलिए यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। फिर दोस्तों यहाँ निर्वात के लिए हम K बराबर 1 रख लेंगे। ये मैंने कल भी बताया था कि निर्वात के लिए K बराबर होता है 1। अब K बराबर 1 होगा तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों इसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर ही 2 डेरिवेशन है इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक आध साल ही स्किप होती है, इनमें से कोई ना कोई डेरिवेशन जरूर आती है। तो वैद्युत द्विध्रुव अच्छे से जान लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो आ सकती हैं, तो उन्हें आप पढ़ के जाएंगे। फिलहाल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में याद रखेंगे कि 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत छोटी डेफिनेशन है। या ऐसा भी याद रख सकते हैं कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये आपको याद रखना है। जैसा भी चाहे याद कर लीजिए, एक प्लस आवेश होगा और एक माइनस आवेश होगा, दोनों बराबर होंगे, बीच की दूरी चाहे जो भी हो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव में ही किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर देंगे, उसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से डिनोट करेंगे, सदिश राशि होगी। ये आपको याद रखना है जरूर कि सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर और विमा होगी LTA। राशि सदिश है, जरूर याद रखना है। ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर। ये जरूर याद रखना है कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे और चलते हैं। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2 स्थिति होती हैं, या तो अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक ही बात होगी, और निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, ये एक बात होगी। तो पहली डेरिवेशन है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। दोस्तों चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस डेरिवेशन में, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब चित्र गलत ना हो पाए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, माइनस प्लस आप किधर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्लस इधर ही लेना है या माइनस इधर लेना है। फिर आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक बात याद रखेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है ना। अब मान लीजिए प्लस आवेश मैंने नज़दीक रखा है बिंदु P के, तो इसकी तीव्रता अधिक होगी और माइनस वाले की कम होगी, तो ज़्यादा वाले में से माइनस करेंगे छोटा वाला, इसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा, अगर प्लस आवेश इधर रखेंगे माइनस इधर रखेंगे तो माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, प्लस वाले की कम हो जाएगी, तो फिर उसे माइनस करेंगे। चित्र में कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चित्र। आप देख लीजिए एक बार, चित्र ऐसे बनाना है, फिर डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये इसकी थ्योरी है, चित्र के बाद ये थ्योरी लिखेंगे। अच्छा, डेरिवेशन जब एग्जाम में करेंगे तो पहले चित्र ही बनाएंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो मान लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव है ये भी, और ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बहुत ही शॉर्ट है, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति और ले लेंगे। यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर लेंगे, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम बताएंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे तो बीच में दूरी भी बता सकते हैं कि प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी और माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, लेकिन हमें शॉर्ट लिखना है तो इसलिए हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप एक बार, इसके बाद देखते हैं। ये देख लेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 K, और दूरी इसकी कितनी है r-l है। प्लस Q आवेश की जो बिंदु P से दूरी है वो है r-l, और दोस्तों दूरी है इसकी r-l। ठीक है, तो अब ई का फॉर्मूला 1/4πε0 K, अब Q/r की जगह r-l का होल स्क्वायर कर देंगे। दिशा याद रखनी है इसकी, जो प्लस की आवेश की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो ये बिंदु B पर रखा है हमने, चित्र में आप देख लेंगे एक बार और B से P की ओर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस Q आवेश ले लेंगे,
अब मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो होता है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे हम, तो E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है, क्योंकि वो P के नज़दीक है। जब वो P के नज़दीक है तो E1 की वैल्यू बड़ी है। तो अब क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, जो प्लस आवेश की डायरेक्शन थी वो इधर की डायरेक्शन में है और माइनस की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में है, और दिशा विपरीत होने के कारण इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि सदिश योग का नियम है कि दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तो योग करते समय उनमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11th में है, आप चाहें तो देख सकते हैं सदिशों का वर्गीकरण में। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा निकल के। ठीक है, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम धीरे धीरे। मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए आसान रहता है, बायो वाले थोड़ा ध्यान दें। पहले Q/4πε0 के हमने कॉमन कर लिया, तो ये वैल्यू बचेगी इसकी यहाँ। इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी ये आगे और इसे कैलकुलेट किया गया है। इन दोनों का वर्ग खोला है, r+l का होल स्क्वायर, और माइनस में r-l का होल स्क्वायर हमने खोल दिया है। उसके बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी है, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये बचेगा E = Q/4πε0 के 4rl/r² - l स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, अब l को हम r से बहुत छोटा मान लेंगे, क्योंकि l की वैल्यू बहुत छोटी होती है r की अपेक्षा, तो l स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, ना कि l को। तो याद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, l को नहीं छोड़ेंगे, l स्क्वायर को छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बचेगा 4rl/r² का होल स्क्वायर, तो r की पावर 4 बचेगी, और एक r से एक r कट जाएगी यहाँ पर, ये ध्यान देना आपको। यहाँ r की पावर 4 बची है, 4 r से एक r कट जाएगी तो r की पावर 3 बची। तो 2q, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, q × 12 बचा और × 2 बचा अलग। ठीक है, तो q × 12 होता है p के बराबर, तो आगे की से ये बचेगा फिर कितना, ये प्लस का चिन्ह नहीं मल्टीप्लाई है, तो E = 1/4πε0 के और 2p/r3। तो वायु और निर्वात के लिए k की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, तो ये डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। निरक्ष स्थिति को हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।